हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे इकोनॉमी ऑफ भारत का यूनिट नंबर 2। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम जानते हैं चैप्टर का नाम क्या है। एन ओवरव्यू ऑफ द इकोनॉमी ऑफ भारत। ठीक है, तो इकोनॉमी ऑफ भारत क्या है कि वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी है पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, ये किन किन चीज़ों से करेक्टराइज करी जाती है। एक तो यहाँ पे हमारी स्ट्रक्चरल डाइवर्सिटी बहुत है। ठीक है, रैपिड ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा हो रही है और ट्रेडिशनल और मॉडर्न फीचर्स का कॉम्बिनेशन यहाँ पे मिलता है। ठीक है जी, तो अब नेचर क्या है हमारी इकोनॉमी ऑफ भारत की। तो सबसे पहले तो ये ना एक डेवलपिंग और इमर्जिंग इकोनॉमी है। ठीक है, यहाँ भारत क्या हमारा एक डेवलपिंग इकोनॉमी है जिसमें कंटिन्यूस ग्रोथ हो रही है इनकम में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, प्रोडक्शन में, और सेम टाइम में ही ये ग्लोबली भी एक्सपेंशन कर रहा है इन चीज़ों में, टेक्नोलॉजी, सर्विस और इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर। ठीक है, दूसरा ये मिक्स्ड इकोनॉमी भी है। ठीक है, इसमें पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर दोनों का पार्टिसिपेशन होता है और गवर्नमेंट जो है ना वो इसेंशियल सेक्टर्स को कंट्रोल करती है और जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होती है वो मेनली बिजनेस एक्टिविटीज़ या इनोवेशन को देखती है। ठीक है, ये सर्विस सेक्टर डोमिनेंस है। ठीक है, सर्विस सेक्टर बहुत ज़्यादा कम्युनिकेट कर रहा है हमारी जीडीपी में, जैसे आईटी कंपनीज होगी, बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, ये सब। ठीक है, फोर्थ पॉइंट क्या है कि आज के टाइम में भी एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा क्या चल रहा है, बहुत ज़्यादा पीक पे चल रहा है, लोग करते हैं। हालांकि इसका जो जीडीपी में शेयर है वो तो डिक्लाइन हो रहा है, बट स्टिल काफ़ी ज़्यादा लोग जो है आज के टाइम में एम्प्लॉय है। ठीक है, एग्रीकल्चर आज के टाइम में बहुत लोग करते हैं। ठीक है, फिफ्थ है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत ज़्यादा हो रही है, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन में बहुत ज़्यादा एक्सपैंड हो रही है ये सेक्टर। ठीक है, लोग भर भर के कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं यहाँ पे, जिससे हमारी जो डोमेस्टिक प्रोडक्शन है वो भी बूस्ट हो रही है और हमारी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी भी इम्प्रूव हो रही है। सिक्स्थ की ये डिजिटल और टेक्नोलॉजी ड्राइवन इकोनॉमी है हमारी। जैसे आपको पता है आज के टाइम में ऑनलाइन सर्विसेज, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट, स्टार्टअप, ये सब कुछ चल रहा है, तो टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म कर रही है हमारे बिजनेस ऑपरेशंस को। सेवन्थ ये है कि भारत जो है ना वो क्या कर रहा है, उनका जो ग्लोबल इकोनॉमी है ना उनके साथ ट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो गया, सप्लाई चेन्स हो गया, तो जो इंटरनेशनल डेवलपमेंट है ना उनका डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे पड़ता है, हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमिक परफॉर्मेंस पे भी। ठीक है, प्रेजेंस है यहाँ पे किसका, इनफॉर्मल सेक्टर का। एक जो लार्ज शेयर है ना वर्कफोर्स का, वो अभी भी एम्प्लॉयड है इनफॉर्मल सेक्टर में, जहाँ पे लो जॉब सिक्योरिटी होती है और इनकम भी स्टेबल नहीं होती। ठीक है जी, और ये फोकस करता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे और डेमोग्राफिक एडवांटेज भी होता है, क्योंकि भारत में क्या है बहुत ज़्यादा लार्ज और यंग पॉपुलेशन है जिनके पास बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर वो अच्छे से स्किल्ड हो और एम्प्लॉयड हो तो हमारी जो इकोनॉमी है वो बहुत अच्छे से बूस्ट कर सकती है। ठीक है, अब हमारे पास आता है एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, प्लानिंग कमीशन टू नीति आयोग। ठीक है जी, अब इकोनॉमिक प्लानिंग इन भारत जो है ना उसमें बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हुए हैं। ठीक है, सेंट्रलाइज से लेके स्टेट कंट्रोल मॉडल से फ्लेक्सिबल तक बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर चेंज होती रही है, बहुत ज़्यादा एवोल्यूशन आया है। तो सबसे पहले क्या आया था, प्लानिंग कमीशन आया था हमारे पास 1950 से 2014 तक। ठीक है, इसके अंदर क्या है, जो प्लानिंग कमीशन है ना वो 1950 में क्या किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था इकोनॉमिक प्लानिंग के लिए। ठीक है, ये रिस्पॉन्सिबल होता था कि वो डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज़ को बनाता था। ठीक है, रिसोर्सेज को एलोकेट करता था नेशनल ग्रोथ के लिए। ठीक है, और इसके एक सेंट्रलाइज फ्रेमवर्क होता था और 5 ईयर प्लान्स को भी गाइड करता था। ठीक है, तो इसका मेन नेचर और रोल क्या था कि एक तो ये सेंट्रल अथॉरिटी माना जाता था। ठीक है, डिफरेंट सेक्टर की प्रायोरिटीज़ को देखता था, सारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो एलोकेट करता था, प्लान्स को मॉनिटर करता था, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या थे इस प्लानिंग कमीशन के, मेन इसका क्या ऑब्जेक्टिव था कि एक तो रैपिड ग्रोथ हो हमारी इनकम एंड प्रोडक्टिविटी में, पॉवर्टी वगैरह कम हो, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ बढ़े, रीजनल डेवलपमेंट हो। ठीक है, एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हो, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन हो स्कार्स रिसोर्सेज का, ये सारा कुछ। तो प्लानिंग का मैकेनिज्म 5 ईयर प्लान क्या कहते हैं हम वो पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक जो प्लानिंग थी ना वो इम्प्लीमेंट हुई थी किसके थ्रू, 5 ईयर प्लान के थ्रू, जो हमें सेक्टर वाइज टारगेट्स और स्ट्रैटेजीज़ देते हैं डेवलपमेंट के लिए। ठीक है जी, इसके क्या फीचर्स थे वो आप रीड कर सकते हो। ठीक है, इनका अलग अलग फिक्स टारगेट होता था हर एक सेक्टर के लिए, ये प्रायोरिटीज़ के बेस पे देते थे। ठीक है जी,
अब ये जो प्लान्स थे ना, ये क्या करते थे, हेल्प करते हैं सिस्टमेटिक डेवलपमेंट करने में, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो गया, ठीक है। बट इस इनके अंदर क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती थी बिल्कुल भी। अब क्या अचीवमेंट और इम्पोर्टेंस क्या रही है प्लानिंग कमीशन की, कि इनकी हेल्प से एक तो हेवी एंड बेसिक इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है, बहुत ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर बने हैं हमारे पास अलग अलग टाइप के, ठीक है। रोड्स, डैम्स हो गया, एक्सपेंशन हुआ है इनका, इम्प्रूवमेंट हुआ है हमारे इरिगेशन टेक्नोलॉजी में, ग्रोथ हुई है पब्लिक सेक्टर की, पॉवर्टी लाइन कम हुआ है, ये सारा कुछ। तो ये क्या था, फाउंडेशन थी हमारे लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। अब हमारे लिमिटेशंस क्या रहे हैं प्लानिंग कमीशन के, एक तो यहाँ पे क्या था, एक्सेसिव सेंट्रलाइजेशन हो गई थी, मतलब जो डिसीजन मेकिंग पावर थी वो ज़्यादा किस पे थी, सेंट्रल लेवल के पास थी, स्टेट्स के पास नहीं थी। और फ्लेक्सिबिलिटी नहीं थी यहाँ पे, ठीक है। फिक्स प्लान्स होते थे, उनके अकॉर्डिंग ही काम करना पड़ता था, ठीक है जी। ब्यूरोक्रेटिक डिलेज होते थे, मतलब जो कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर्स होते थे ना, वो क्या हो जाते, बहुत ज़्यादा स्लो डाउन हो जाते थे, उनका डिसीजन मेकिंग करना और इम्प्लीमेंटेशन करने में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता था, क्योंकि मुश्किल चीज़ें इतनी जल्दी से नहीं हो जाती, ठीक है। स्टेट का पार्टिसिपेशन कम होता था, रिड्यूस हो गया था रिलेवेंस आफ्टर लिबरलाइजेशन, ठीक है। इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बाद ना जो मार्केट फोर्सेस थी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए थे, जिससे जो सेंट्रलाइज प्लानिंग की नीड थी वो कम हो चुकी थी, ठीक है। ये फोकस करता था ज़्यादा एलोकेशन ओवर आउटकम्स पे, इसका ज़्यादा किस पे ध्यान रहता था कि हम डिस्ट्रीब्यूट कर दें रिसोर्सेज को, रेदर देन कि हम उसे कैसे अच्छे से अचीव कर पाएँ। अब क्या नीड थी हमें प्लानिंग सिस्टम को ट्रांसफॉर्म करने की, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के चलते जो इकोनॉमी है ना, वो बहुत ज़्यादा डायनामिक और मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी थी, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए उन्हें क्या चाहिए था, फ्लेक्सिबल और अडेप्टिव प्लानिंग सिस्टम चाहिए था, ठीक है। उन्हें ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट चाहिए था किसका, स्टेट्स का डिसीजन मेकिंग में, इनोवेशन एंड कॉम्पिटिटिव पे उन्हें फोकस करना था, और कंट्रोल टू पॉलिसी गाइडेंस भी उन्हें चाहिए थी। इसकी वजह से जो प्लानिंग कमीशन का रिप्लेसमेंट उन्हें लाना पड़ा, प्लानिंग कमीशन को क्या करना पड़ा, रिप्लेस करना पड़ा, ठीक है। अब हमारे पास आया था एवोल्यूशन ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, फोकस ऑन नीति आयोग, ठीक है। अब प्लानिंग कमीशन से क्या आ गया, नीति आयोग आ गया। तो नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 2015 में इस्टेब्लिश हुआ था, इसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस किया था, ठीक है। ये क्यों क्रिएट किया गया था, ताकि हम एक शिफ्ट लाएं प्लानिंग प्रोसेस में, सेंट्रलाइज कंट्रोल से ज़्यादा फ्लेक्सिबल बना पाए, ज़्यादा पार्टिसिपेटिव और पॉलिसी ड्राइवन इसे बना पाए, ठीक है। ये थिंक टैंक था गवर्नमेंट का, जो हमें स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस देता था, रेदर देन कि सिर्फ फंड्स एलोकेट करने पे ध्यान। प्लानिंग कमीशन क्या करता था, वो ज़्यादा ध्यान देता था कि हम फंड्स को एलोकेट करते हैं, बट ये अच्छे से प्रॉपर स्ट्रैटेजिक और टेक्निकल एडवाइस पे भी काम करता है। अब हमें क्या नीड थी नीति आयोग को इस्टेब्लिश करने की, ठीक है। तो अब जितनी भी लिमिटेशंस थी प्लानिंग कमीशन की, उसे ओवरकम करने के लिए नीति आयोग को बनाया गया, ठीक है। क्यों, वो हमने सारी चीज़ें पढ़ी हैं, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी थी वो मार्केट ओरिएंटेड हो चुकी है, ठीक है। सेंट्रलाइज प्लानिंग काम नहीं कर रही है, स्टेट्स की ज़रूरत है, इनोवेशन की ज़रूरत है, ये सारी चीज़ें। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है नीति आयोग के, ठीक है। तो नीति आयोग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, कि ये क्या करे, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म प्रोवाइड करे, ठीक है, जिसमें वो स्टेट्स को इन्वॉल्व करे पॉलिसी बनाने में, ठीक है जी। सस्टेनेबल और इंक्लूसिव इकोनॉमिक ग्रोथ को बना पाए, और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट स्ट्रैटेजीज बना पाए, इनोवेशन, एंटरप्रेन्योरशिप, गवर्नेंस, ये सारी चीज़ें बना पाए, ठीक है जी। फिर की फंक्शंस क्या है नीति आयोग के, वो आप पढ़ सकते हो, कि पॉलिसी थिंक टैंक था, लॉन्ग टर्म प्लान्स बनाता है, गवर्नमेंट प्रोग्राम्स एंड पॉलिसीज़ को इवैल्यूएट करता है, इनोवेशन प्रमोट करता है, कोऑर्डिनेशन बनाता है सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट में, और टेक्निकल एक्सपर्टीज़ भी देता है हेल्थ, एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर में। अब क्या अप्रोच थे नीति आयोग के, हम वो पढ़ते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला था बॉटम अप अप्रोच, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच में क्या था, प्लानिंग कमीशन की तरह ही ना नीति आयोग ना बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता था, जहाँ पे स्टेट एक्टिवली पार्टिसिपेट करती थी पॉलिसी फॉर्मेशन में। ये इंश्योर करता था कि जो पॉलिसीज़ है ना वो प्रैक्टिकल हो और रीजन स्पेसिफिक हो,
ठीक है। अब सेकंड क्या था इनका अप्रोच, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। ये क्या होता है, इसमें ना ये एक कोलैबोरेशन प्रमोट करते हैं सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के बीच में, ताकि हम नेशनल गोल्स को अचीव कर पाएँ। मतलब दोनों जो हमारे पास गवर्नमेंट है, सेंट्रल एंड स्टेट, वो दोनों मिल के काम करें ताकि हम अच्छे से अपने गोल्स को अचीव कर पाएँ। ठीक है। और इसके अंदर स्टेट्स को भी ना पार्टनर्स की तरह ही ट्रीट किया जाता था, जबकि प्लानिंग कमीशन में ऐसा नहीं होता था। फिर है हमारे पास कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म। इसके अंदर क्या होता था, एक हेल्दी कंपटीशन इनकरेज किया जाता था स्टेट्स के अंदर, उनकी परफॉर्मेंस को रैंक करके कि किस स्टेट में कितना अच्छा हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी चीज़ें। आउटकम बेस्ड इकोनॉमी भी थी इनकी। ठीक है। इनका फोकस किस पे था कि हमारे रिजल्ट्स अच्छे होने चाहिए, हमारे परफॉर्मेंस अच्छे होने चाहिए, रेदर देन कि हम सिर्फ रिसोर्सेज एलोकेट कर दें, उसका कोई फ़ायदा नहीं है, रिजल्ट्स भी बढ़िया आने चाहिए। ठीक है। की एरियाज़ क्या थे इनकी फोकस के, वो आप रीड कर सकते हो। डिजिटल इकोनॉमी एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन इन्हें चाहिए थी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन, एग्रीकल्चर, ये सब। ठीक है। अब इम्पॉर्टेंस क्या है नीति आयोग की प्रेजेंट सिनारियो में, वो पढ़ते हैं। ठीक है। तो आज के टाइम में इनका क्या मेन सिनारियो है कि जो इकोनॉमिक प्लानिंग है ना, वो ग्लोबल ट्रेंड्स और मॉडर्न नीड्स के हिसाब से चले। ठीक है। पॉलिसी मेकिंग में फ्लेक्सिबिलिटी आनी चाहिए, सेंटर स्टेट का रिलेशन अच्छा होना चाहिए, इनोवेशन ड्राइवन ग्रोथ होनी चाहिए, क्योंकि इनोवेशंस आज के टाइम में बहुत बढ़ती जा रही है, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए, और लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक गोल्स की तरफ इन्हें काम करना है। लिमिटेशंस क्या है नीति आयोग की, कि इनके पास क्या है, फाइनेंशियल पावर्स नहीं है फंड्स एलोकेट करने की। ठीक है। इनका रोल क्या है, एक एडवाइजरी की तरह है। सिर्फ जो इम्प्लीमेंटेशन है वो किस पे डिपेंड करता है, गवर्नमेंट पे। ये लोग सिर्फ एडवाइस देते हैं। ठीक है। जो कोऑर्डिनेशन है सेंटर एंड स्टेट के बीच, वो कभी कभी चैलेंज हो सकता है, और जो आउटकम है वो डिपेंड करता है कि पॉलिसी एग्जीक्यूशन कैसी हुई है। ठीक है। अब ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है इसका, आप इसे रीड कर सकते हो। तो रीजनल इम्बैलेंसेस क्या होता है, रीजनल इम्बैलेंसेस ना वो होते हैं जब डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ कंट्री में ना अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होती है डेवलपमेंट के बेस पे, इनकम, इंफ्रास्ट्रक्चर और अपॉर्चुनिटीज़ के बेस में। और भारत में भी ना कुछ रीजन्स तो हमारे हाईली डेवलप्ड है और कुछ अभी भी बैकवर्ड है। ठीक है। जिससे क्या होता है, डिफरेंसेस आ जाते हैं लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर। तो कैसा नेचर है रीजनल इम्बैलेंस का, एक तो यहाँ पे इंटर स्टेट इम्बैलेंस होता है। ठीक है। हर एक स्टेट में वाइड गैप है डेवलपमेंट का, कुछ अच्छे से बनी होती है, कुछ नहीं बनी होती। ठीक है। इंट्रा स्टेट इम्बैलेंस भी होता है। ठीक है। एक ही स्टेट के अंदर ही कुछ रीजन्स होते हैं जो अच्छे से बन रखे होते हैं और कुछ अच्छे से नहीं बन रखे होते हैं। ठीक है। इंटर स्टेट में क्या होता है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट। इंट्रा स्टेट में क्या है, एक ही स्टेट के अंदर ही अलग अलग रीजन में डिफरेंट टाइप की डेवलपमेंट होने को, अलग अलग टाइप के डेवलपमेंट में फ़र्क होने को हम इंट्रा स्टेट इम्बैलेंस कहते हैं। थर्ड है हमारे पास अर्बन रूरल डिवाइड। यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के पास अच्छा खासा होता है एंड दूसरे एरियाज़ में अच्छी खासी फैसिलिटीज़ नहीं होती है। सेक्टोरल इम्बैलेंस भी हो सकता है, कुछ रीजन्स में एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा हाई पीक पे होता है लेकिन वहाँ इनकम बहुत कम होती है, लोग एग्रीकल्चर पे काम कर रहे होते हैं, बट दूसरी ही साइड में जो लोग हैं वो इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में ज़्यादा होते हैं, जहाँ पे क्या है, अच्छी खासी उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर इम्बैलेंस भी होता है, डेवलप्ड रीजन्स के अंदर बेटर रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी सब होगा और बैकवर्ड रीजन में नहीं होगा। अब क्या कॉजेज़ हैं ये रीजनल इम्बैलेंस होने के, एक तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होता है नेचुरल रिसोर्सेज का। ठीक है। जहाँ पे जो रीजन्स रिच होते हैं किसके अंदर, मिनरल्स, फर्टाइल लैंड वगैरह में, वो तो अच्छे से ग्रो करते हैं, और जहाँ पे अच्छे खासे रिसोर्सेज नहीं होते, वो जो एरियाज़ होते हैं ना, वो क्या रह जाते हैं, बैकवर्ड रह जाते हैं। हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी होते हैं। ठीक है। जो एरियाज़ पहले कंटिन्यू होते हैं डेवलप होने में, वो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और जो जिन्हें नहीं देखा जाता वो क्या हो जाते हैं, पीछे पीछे रह जाते हैं। अनइवन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट भी होती है, किसी जगह में अच्छी खासी फैसिलिटीज़ होती है, कहीं नहीं होती, वही सारी चीज़ें हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की भी कमी होती है। पॉलिसी एंड इन्वेस्टमेंट बायसनेस भी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है, गवर्नमेंट करती है डेवलप रीजन्स पे ज़्यादा और रूरल एरियाज़ में नहीं होती, इसका भी फ़र्क पड़ता है। लो लेवल की होती है एजुकेशन एंड स्किल्स, ये भी आपको पता है, जहाँ पे अच्छे खासे ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट होगी, स्किल्स होंगी, एजुकेशन होगी, वहाँ लोग ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे, ज़्यादा इंडस्ट्रीज इन्वेस्ट करेंगे, ये सब।
अब इफ़ेक्ट क्या होता है रीजनल इम्बैलेंस का, ठीक है। एक तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ जाती है, ठीक है, ये तो हम समझ गए। माइग्रेशन भी फिर बहुत होता है, जो बैकवर्ड रीजन्स के लोग हैं वो डेवलप्ड एरियाज़ के अंदर आना शुरू हो जाते हैं ताकि उन्हें अच्छा काम मिल पाए, ठीक है। प्रेशर आ जाता है अर्बन एरियाज़ में ये भी, क्योंकि इतनी माइग्रेशन होगी तो इतनी पॉपुलेशन वो लोग कैसे संभालेंगे, ठीक है, इसकी भी दिक्कत है। फिर सोशल एंड पॉलिटिकल इश्यूज़ भी होते हैं, जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ होती है ना, वो क्या करती हैं, डिससैटिस्फैक्शन क्रिएट करती हैं, ठीक है, और डिमांड्स भी क्रिएट करती हैं स्पेशल स्टेटस या सेपरेट स्टेट में। मतलब हर एक कोई ना कोई पॉलिटिकल इशू चलता ही रहता है, ठीक है। किसी किसी को अपनी ज़्यादा डिमांड्स चाहिए होती है, किसी को सेपरेट स्टेट्स चाहिए, ये सब चीज़ें भी बहुत होती हैं। अंडर यूटिलाइजेशन होना रिसोर्सेज का, ठीक है, बैकवर्ड रीजन्स में अच्छे से रिसोर्सेज का यूज़ नहीं होता है और किसी एरियाज़ में होता है, ठीक है। अब मेजर्स टू रिड्यूस रीजनल इम्बैलेंस कैसे कम कर सकते हैं, कि एक तो हम बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट पॉलिसीज़ लाएं, हर जगह सब कुछ बराबर का दें, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करें, इंडस्ट्रीज़ बनाएं, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट दें, स्पेशल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स बनाएं, प्रमोशन करें रूरल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो करंट रेलेवेंस क्या है कि आज के टाइम में भी ये बहुत बड़ा मेजर चैलेंज है। कुछ रीजन्स में तो बहुत अच्छी खासी ग्रो हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, बट कुछ में अभी भी बेसिक डेवलपमेंट इश्यूज आ रहे हैं। तो प्रेजेंट पॉलिसीज़ का यही फोकस है कि सबकी ग्रोथ हो और बिल्कुल भी भेदभाव ना हो, एक बैलेंस नेशनल डेवलपमेंट हो, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच ऑफ पॉवर्टी। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी ना रेफ़र किया जाता है ऐसी कंडीशंस को जहाँ इंडिविजुअल्स जो है ना वो मल्टीपल डिप्रीवेशंस को फेस करते हैं। मतलब सिर्फ लो इनकम ही नहीं, बट उन्हें बहुत और भी चीज़ों का लैक होता है, जैसे बेसिक सर्विसेज भी नहीं मिलती उन्हें, एजुकेशन, हेल्थ केयर, सैनिटेशन, हाउसिंग, ये सारी चीज़ें भी नहीं मिलती। तो ये बताता है कि जो पॉवर्टी है ना एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है, ठीक है, जिसके अंदर एक पुअर क्वालिटी आती है, लाइफ की लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ भी आती हैं लो इनकम के साथ साथ। नीड क्या है मल्टी डायमेंशनल अप्रोच की, सबसे पहले तो लिमिटेशंस ऑफ इनकम बेस्ड अप्रोच। सिर्फ ऐसा नहीं है कि जिन लोगों के पास पैसे कम है बस वही सिर्फ गरीब हैं या पॉवर्टी में आते हैं, बट जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज़ भी नहीं है वो भी इसके अंदर आते हैं। तो सिर्फ इनकम बेस्ड अप्रोच पे ही रहना भी सही नहीं है। कॉम्प्लेक्स और इंटर रिलेटेड नेचर है पॉवर्टी का, ठीक है। पॉवर्टी ना डिफरेंट एस्पेक्ट से लाइफ को अफेक्ट करती ही रहती है, ठीक है। अगर एजुकेशन नहीं है तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, जिससे पुअर हेल्थ होगी, लो लिविंग स्टैंडर्ड होंगे, ये सारी चीज़ें, ठीक है। फोकस करना ह्यूमन डेवलपमेंट पे। डेवलपमेंट सिर्फ इनकम ग्रोथ की नहीं होती, बट इसकी भी होती है कि लोगों को ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ मिले और अच्छी खासी वो लाइफ जी पाए। बेटर टारगेटिंग होती है पॉलिसीज़ की, ठीक है। गवर्नमेंट को ना ये गवर्नमेंट हेल्प करती है आइडेंटिफाई करने में कि किन स्पेसिफिक एरियाज़ में बहुत ज़्यादा डेप्रीवेशन है और कहाँ उन्हें अच्छी खासी पॉलिसीज़ बनानी है, ताकि हम एक सारे जगह पे ना यूनिफॉर्म सॉल्यूशंस बना पाएँ, एक जैसी सॉल्यूशंस ला पाएँ, ठीक है। अब डायमेंशंस एंड इंडिकेटर्स क्या है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के, कैसे कैसे जो मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी है वो मेज़र करी जाती है। सबसे पहले तो हम क्या देखते हैं, हेल्थ डायमेंशन देखते हैं। हेल्थ डायमेंशन में क्या है, उसका न्यूट्रिशनल लेवल क्या है, चाइल्ड मोर्टेलिटी क्या है, ये जो इंडिकेटर्स है ना उनकी फ़िज़िकल वेलबींग को रिफ्लेक्ट करते हैं। दूसरा एजुकेशन देखते हैं उनकी। तीसरा क्या देखते हैं, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग डायमेंशन देखा जाता है, क्या उन्हें बेसिक चीज़ें मिल रही है, इलेक्ट्रिसिटी, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सैनिटेशन, ठीक है, ये क्वालिटी ऑफ हाउसिंग, ये सब। अब हम पढ़ते हैं मेजरमेंट थ्रू मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। तो एमपीआई यूज़ किया जाता है पॉवर्टी को मेजर करने के लिए, ठीक है। एक तो ये मेजर करते हैं इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी कि कितने लोग जो हैं, कितने प्रोपोर्शन ऑफ पीपल जो हैं वो मल्टी डायमेंशनल पुअर है, मतलब हर एक एस्पेक्ट में गरीब है, मतलब सिर्फ इनकम ही नहीं बाकी चीज़ों को भी। दूसरा इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी देखते हैं कि हर एक जो पुअर पर्सन है वो कितनी डेप्रीवेशंस को फेस कर रहा है, ठीक है जी। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के, एक तो हमें कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाती है हर चीज़ों की, ठीक है, कि कैसे कैसे लोग पॉवर्टी फेस कर रहे हैं। हम बेटर आइडेंटिफाई करते हैं डिप्राइव्ड ग्रुप्स की, ठीक है, कोई भी हिडन पॉवर्टी वगैरह होती है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पॉलिसी इफेक्टिवनेस कर सकते हैं, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ पे फोकस कर सकते हैं, और कंपैरेटिव एनालिसिस भी होते हैं, ठीक है। लिमिटेशंस क्या है इसकी, कि एक तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत होता है, ठीक है, सब्जेक्टिविटी इन इंडिकेटर्स होता है, ठीक है,
सिलेक्शन करना इंडिकेटर्स का और उनके वेट्स का, ये सारी चीज़ें भी अलग अलग होती है। डेटा अवेलेबिलिटी का भी इशू रहता है, हर एक रीजन का जो डेटा है वो भी नहीं मिलता है, डिफ़िकल्ट इंटरप्रिटेशन भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, वो हर एक चीज़ों को अच्छे से नहीं भी समझ पाते, ठीक है। प्रेजेंट सिनेरियो में क्या है ये भी आप रीड करेंगे अच्छे से। ओके जी, तो मेनली तो यही है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी आज के टाइम में इन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल रही है। लोग जो गवर्नमेंट है ये इन पे भी अच्छा खासा फोकस कर रही है, ठीक है। भारत में जो आज पॉलिसीज़ है ना वो फोकस कर रही है कि हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, हाउसिंग, डिजिटल एक्सेस, हर चीज़ में क्या हो, इम्प्रूवमेंट हो, ठीक है, और हम मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी को रिड्यूस कर पाएँ, ठीक है। बट स्टिल जो चैलेंजेस है वो रूरल एरियाज़ वगैरह में रहेंगे ही थोड़े बहुत। अब हम पढ़ते हैं पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। तो पॉपुलेशन किसे कहा जाता है, टोटल नंबर ऑफ़ पीपल जो कंट्री में रह रहे हैं, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट कब किया जाता है, जब हम इम्प्रूवमेंट करते हैं किसमें, इनकम में, लिविंग स्टैंडर्ड, हेल्थ, एजुकेशन, हर एक चीज़ में हम करते हैं इम्प्रूवमेंट लोगों की। तो जो रिलेशनशिप है पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बीच वो बहुत ज़्यादा डायनेमिक है, क्योंकि पॉपुलेशन ना रिसोर्स की तरीके से भी काम करती है और बर्डन के तरीके से भी काम करती है, उनके साइज़ ग्रोथ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। तो कैसा नेचर होता है रिलेशनशिप बिटवीन पॉपुलेशन एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट का, सबसे पहले तो पॉपुलेशन एज अ रिसोर्स। तो जो लार्ज पॉपुलेशन है एक तो वो स्ट्रॉन्ग लेबर फोर्स दे सकती है, प्रोडक्शन वगैरह बना सकती है, और अगर ये इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छा खासा तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ भी होगी, है ना। अगर वो स्किल्ड एंड प्रोडक्टिव होंगे तो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेंगे ही, ठीक है। पॉपुलेशन एज अ बर्डन की बात करें, अगर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो हम रिसोर्सेज मैच नहीं कर पाएंगे, एम्प्लॉयमेंट इतनी नहीं दे पाएंगे और इकोनॉमी पे बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। फिर आता है डिपेंडेंट वर्सेस वर्किंग पॉपुलेशन। एक हायर प्रोपोर्शन जो होता है ना वर्किंग एज पॉपुलेशन का, वो सपोर्ट करते हैं इकोनॉमिक ग्रोथ को। अगर जो लोग काम कर रहे हैं वो तो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर ही रहे हैं, बट एक लार्ज डिपेंडेंट पॉपुलेशन भी होती है जैसे चिल्ड्रन और एल्डरली लोगों की, इसे इकोनॉमिक बर्डन कहते हैं, बढ़ भी सकता है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है पॉपुलेशन का इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे, वो आप रीड करेंगे, वो भी हमने ऊपर पढ़ा ही है शॉर्ट में, उसी के पॉइंट्स हैं, ठीक है। और नेगेटिव इम्पैक्ट क्या होता है वो भी आप रीड करेंगे, ठीक है जी। अब डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं इनके, बहुत ईजी हैं, ये तो हमने पढ़े ही हैं, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट्स क्या होते हैं, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट देखा जाता है, ठीक है, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसी है वो देखा जाता है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़, गवर्नमेंट पॉलिसीज़, ये सब। और प्रेजेंट सिनेरियो में ये कैसे काम कर रहा है, ठीक है। एक तो डेमोग्राफिक डिविडेंड है भारत के अंदर, भारत के पास बहुत यंग पॉपुलेशन है जो क्या करती है, अपॉर्चुनिटी उनके पास है कि वो इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट कर सकते हैं अगर वो अच्छे से स्किल्ड एंड एम्प्लॉयड हो, ठीक है। चैलेंज है जॉब क्रिएशन का, ठीक है, जनरेट करना सफिशिएंट एम्प्लॉयमेंट ताकि वर्कफोर्स को अच्छे से यूज़ करा जाए, ठीक है, प्रोडक्टिविटी बढ़ी जाए, ये भी चीज़ है। अर्बनाइजेशन एंड माइग्रेशन बहुत हो रही है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस हो रहा है, और रीजनल एंड सोशल डिस्पैरिटीज़ पे भी काम हो रहा है। इसमें आप पढ़ेंगे कि कैसे हम इम्प्रूव कर सकते हैं पॉपुलेशन के कंट्रीब्यूशन को, कि एजुकेशन एंड स्किल पे काम करो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करो, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट करो, वही सारी चीज़ें, ये तो आपको पता ही है। डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है, ठीक है। तो डेमोग्राफिक डिविडेंड ना रेफ़र किया जाता है ऐसी ग्रोथ पोटेंशियल को जब हमारी जो वर्किंग एज पॉपुलेशन होती है 15 से 64 ईयर्स की, वो ज़्यादा हो जाती है डिपेंडेंट पॉपुलेशन से। तो ऐसी सिचुएशन में ना ज़्यादा लोग क्या होते हैं, कैपेबल होते हैं वर्क करने में, अर्न, सेव, इन्वेस्ट करने में, जिससे जो हमारी इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, ठीक है। अब इसमें आता है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन एंड ओरिजिन ऑफ डिविडेंड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट आप इसे लिख सकते हो कि सबसे पहले तो स्टेज आई थी डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की, जो कि हाई बर्थ से लो बर्थ रेट्स वाली होती है। फिर डिक्लाइन है बर्थ रेट के अंदर, ठीक है, बर्थ रेट्स फॉल हुए तो कम चिल्ड्रन बॉर्न हुए, जिससे डिपेंडेंसी का बर्डन कम हो गया, ठीक है। वर्किंग एज पॉपुलेशन क्या हो गई, बढ़ गई, जिससे प्रोडक्टिव लेबर फोर्स बढ़नी। फिर विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ी, ये फेज़ जहाँ पे ना एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है ड्यूरिंग विच जो इकोनॉमिक ग्रोथ है ना हम उसे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। अगर हमने उस विंडो को यूटिलाइज़ नहीं किया तो वो अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है, चली जाती है। अब करते हैं इकोनॉमिक मैकेनिज्म ऑफ डेमोग्राफिक डिविडेंड क्या होता है। तो सबसे पहले तो इंक्रीज इन लेबर सप्लाई, जैसे वर्किंग पॉपुलेशन इंक्रीज हुई वैसे वैसे हमारी जो लेबर की अवेलेबिलिटी है वो भी बढ़ने लगी, जिससे हायर प्रोडक्शन एंड आउटपुट हुआ। हायर सेविंग्स रेट भी बढ़े, क्योंकि ज़्यादा लोग क्या काम करेंगे तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा सेव करेंगे, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू डिपेंडेंट्स। फिर कैपिटल फॉर्मेशन होनी भी ज़्यादा हुई, ठीक है, ज़्यादा सेविंग्स होगी तो ऑब्वियस सी बात है इन्वेस्टमेंट भी फिर लोग ज़्यादा
ज़्यादा करेंगे। ठीक है जी, ऐसे ही ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट भी हुआ और ग्रोथ इन डिमांड भी आई। ठीक है, अब कंडीशंस कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को रियलाइज़ करने के लिए? सबसे पहले तो हमें क्वालिटी एजुकेशन सिस्टम चाहिए। अगर हम अच्छी खासी स्किल्स नॉलेज देंगे तभी तो लोग काम करेंगे। दूसरा, स्किल डेवलपमेंट पे बहुत अच्छा फोकस करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन पे फोकस करना चाहिए। एम्प्लॉयमेंट होगी तभी तो वर्किंग एज के लोग काम करेंगे। हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ पे ध्यान देना चाहिए। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो गया, स्टेबल इकोनॉमिक पॉलिसीज़ वगैरह पे, इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। तो अब बेनिफिट्स क्या है डेमोग्राफिक डिविडेंड के? एक तो रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ ही होगी इनसे। ठीक है, क्योंकि अगर ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है कि इकोनॉमिक ग्रोथ तो बढ़ेगी। हायर पर कैपिटा इनकम भी बढ़ेगा लोगों का। ठीक है, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट में इंक्रीज़ होगा, डोमेस्टिक मार्केट एक्सपैंड होगी, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप बहुत बढ़ेंगे। ठीक है, यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा अडेप्टेबल है, इनोवेटिव है, जिससे टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट वगैरह होगी, इम्प्रूवमेंट होगा लिविंग स्टैंडर्ड्स के अंदर, ये सब। अब चैलेंजेस कौन से आ सकते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव करने के लिए? एक तो अनएम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकती है। अगर जॉब्स ही नहीं होंगी तो ज़्यादा वर्कफोर्स का क्या फ़ायदा, वो तो बर्डन ही बन जाएंगी। स्किल मिसमैच भी बहुत वो है कि जो एजुकेशन सिस्टम है वो इंडस्ट्रीज से रिलेटेड या रेलेवेंट जो है वो स्किल्स नहीं दे पाती। लो फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन भी होता है। ठीक है, अगर लिमिटेड पार्टिसिपेशन होगा वुमेन का, जिससे पोटेंशियल वर्कफोर्स भी कम हो सकती है। रीजनल इम्बैलेंसेस भी हो सकती है, पुअर हेल्थ एंड एजुकेशन क्वालिटी भी हो सकती है, और अर्बनाइजेशन प्रेशर भी बढ़ सकता है। अगर लोग ज़्यादा माइग्रेट करके आएंगे तो जो प्रेशर बढ़ेगा, इतने लोग आएंगे वो कैसे रहेंगे, कैसे सर्विसेज का यूज़ करेंगे, कैसे ट्रांसपोर्ट यूज़ करेंगे, ये सब। ठीक है, अब डेमोग्राफिक डिविडेंड इन प्रेजेंट सिनारियो की बात करें तो सबसे पहले तो हमारे पास लार्ज यूथ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, जिससे हमारी जो इकोनॉमी है ना वो बहुत बढ़िया से बूस्ट कर रही है। दूसरा, पोटेंशियल ग्रोथ ड्राइवर है। ठीक है, ये जो डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर है ना, ये क्या हमें प्रोवाइड करता है, एक स्ट्रॉन्ग बेस प्रोवाइड करता है इकोनॉमिक एक्सपेंशन के लिए। एम्प्लॉयमेंट चैलेंज भी यहाँ पे है, क्योंकि जो इकॉनमी है ना उन्हें सफिशिएंट जॉब्स जनरेट करनी पड़ रही हैं। फोकस करना, स्किल डेवलपमेंट, टाइम बाउंड अपॉर्चुनिटीज़, रीड कर सकते हो सेम चीज़ें बिल्कुल। ठीक है, अब कौन से मेजर्स होते हैं मैक्सिमाइज़ करने के लिए डेमोग्राफिक डिविडेंड? हम कैसे डेमोग्राफिक डिविडेंड अपनी बढ़ा सकते हैं, वर्किंग वर्कफोर्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं? कि अगर हम एजुकेशन अपनी अच्छी करें, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस करें, जॉब क्रिएशन करें, फीमेल वर्कफोर्स बढ़ाएं, हेल्थ केयर इम्प्रूवमेंट करें, ये सारी चीज़ें। एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट मुझे समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्या होता है। ऐसी सिचुएशन जहाँ पे इंडिविजुअल्स विलिंग होते हैं और एबल होते हैं काम करने के लिए प्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में और इनकम अर्न करने के लिए। ठीक है, कितने टाइप्स की एम्प्लॉयमेंट होती है? एक तो रेगुलर वेज एम्प्लॉयमेंट होती है जो परमानेंट बेसिस पे लगे होते हैं, जिन्हें फिक्स वेजेस वगैरह मिलते हैं। एक होते हैं कैजुअल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, जो डेली या टेम्परेरी बेसिस पे काम करते हैं। एक होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, जो अपने लिए ही काम करते हैं, खुद का काम, शॉपकीपर्स, फार्मर्स, फ्रीलांसर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ये सब। फोर्थ होती है फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट जहाँ पे लीगल प्रोटेक्शन हो गया, फिक्स्ड वेजेस, सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट, ये सब होता है। इनफॉर्मल में क्या होता है, कोई भी लीगल प्रोटेक्शन, जॉब सिक्योरिटी वगैरह नहीं होती, लो वेजेस भी होते हैं, ये सब। अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब जहाँ पे जो लोग हैं वो विलिंग हैं, एबल भी हैं काम करने के लिए, बट उन्हें कोई सूटेबल काम नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट करता है? अंडर यूटिलाइजेशन दिखाता है लेबर रिसोर्सेज का। कितना टाइप्स की अनएम्प्लॉयमेंट होती है? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे लोग काम तो ढूंढ रहे हैं बट उन्हें मिल नहीं रहा। डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, जहाँ पे जितने लोग रिक्वायर्ड हैं उससे ज़्यादा ही काम। एक्चुअल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, में जैसे जो हमारी स्किल्स हैं और हम जो काम करना चाहते हैं, जो जॉब है, उनमें कोई मिसमैच होना। फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, जब जो टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, टेम्परेरी अनएम्प्लॉयमेंट, जब जो लोग हैं यहाँ पे शिफ्ट हो जाते हैं जॉब से और इंटर करते हैं वर्कफोर्स में। साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, ये तब होता है जब इकोनॉमिक डाउनटर्न्स होते हैं। ठीक है, और जहाँ पे गुड्स एंड सर्विसेज फॉल हो सकती हैं। क्या कॉजेज़ होते हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? एक तो पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, स्लो इंडस्ट्रियल ग्रोथ है। ठीक है, स्किल डेवलपमेंट की कमी, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बहुत हो रहे हैं, रीजनल इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, डिपेंडेंस बढ़ रहा है एग्रीकल्चर पे, ये सब। क्या इफ़ेक्ट्स हैं अनएम्प्लॉयमेंट के? कि एक तो इकोनॉमिक लॉस होगा,
पोवर्टी इनइक्वालिटी बढ़ेगी, ठीक है, सोशल प्रॉब्लम्स होंगे, लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब होगा। क्या मेजर्स हैं किसको कम करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट को करने के लिए, ठीक है। एक तो हम इंडस्ट्रियल ग्रोथ का प्रमोशन करें, स्किल डेवलपमेंट करें, एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज करें, ये सारी चीज़ें। इकोनॉमी क्या होती है, गिग इकोनॉमी जो है ना वो रेफ़र किया जाता है ऐसी लेबर मार्केट सिस्टम को जहाँ पे इंडिविजुअल्स जो है ना वो शॉर्ट टर्म या टास्क बेस्ड जॉब्स के लिए काम करते हैं, ठीक है। वर्कर्स को ना ईच टास्क के लिए पे किया जाता है, प्रोजेक्ट या असाइनमेंट के लिए भी ये किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, गिग कहते हैं, ठीक है। एवोल्यूशन एंड ग्रोथ ऑफ गिग इकोनॉमी की बात करें तो शिफ्ट फ्रॉम ट्रेडिशनल एम्प्लॉयमेंट, पहले एम्प्लॉयमेंट जो थी वो परमानेंट होती थी जॉब सिक्योरिटी वगैरह के साथ, बट आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के चलते लोग एकदम फ्लेक्सिबल और इंडिपेंडेंट वर्क की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। दूसरा, रोल ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म बहुत बढ़ चुका है, ठीक है। इंटरनेट एंड मोबाइल से ही इतनी ज़्यादा ग्रोथ हो गई है कि जो लोग हैं ना उन्हें फ्रीलांस या ऑन डिमांड वर्क बहुत मिल जाता है। चेंजिंग बिजनेस मॉडल्स, कंपनीज जो है ना अब वो प्रेफर करती है उन वर्कर्स को जो प्रोजेक्ट बेसिस पे उन्हें काम करके दे दे ताकि उनकी लॉन्ग टर्म कॉस्ट ना बढ़े। फीचर्स क्या होते हैं गिग इकोनॉमी के, कि एक तो ये टास्क बेस्ड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, प्लेटफॉर्म बेस्ड सिस्टम होता है, इंडिपेंडेंट वर्कफोर्स होता है, और यहाँ पे कोई भी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट नहीं चाहिए होती। कितने टाइप्स के गिग वर्क होते हैं, एक तो प्लेटफॉर्म बेस्ड सर्विसेज होती हैं, ठीक है, जैसे राइड सर्विसेज हो गया, डिलीवरी सर्विसेज हो गया, ये सब। फ्रीलांसिंग होती है राइटिंग, डिज़ाइनिंग, प्रोग्रामिंग वगैरह की, ठीक है। ऑन डिमांड वर्क भी होता है, जैसे कोई इवेंट बेस्ड या सीजनल बेस्ड हो गया। क्राउड वर्क भी होता है, जो टास्क है ना वो लार्ज नंबर्स को डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं ऑनलाइन, ठीक है, चाहे उन्हें स्मॉल पेमेंट ही मिल रही हो। अब एडवांटेजेस क्या होते हैं गिग इकोनॉमी के, इससे एक तो फ्लेक्सिबिलिटी और इंडिपेंडेंस आती है, एडिशनल इनकम आ सकती है लोगों के पास, लोअर एंट्री बैरियर्स होते हैं, कॉस्ट एफिशिएंट रहता है फॉर्म्स के लिए भी, और इससे एंटरप्रेन्योरशिप को इनकरेज किया जाता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं इसके, एक तो लैक होता है जॉब सिक्योरिटी का, ठीक है, एब्सेंस रहता है सोशल सिक्योरिटी का, अच्छे से नहीं मिलती, इनकम इंस्टेबिलिटी भी बहुत रहती है, एक्सप्लॉयटेशन भी का भी रिस्क रहता है कि इतना काम तो करा लिया पैसे तो मिले नहीं, ठीक है। लिमिटेड ग्रोथ भी होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा काम ही कर रहे हैं, ठीक है, तो इतनी एक अच्छी खासी हमारी ग्रोथ नहीं हो पाती। अब प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ रहा है, इसकी डिमांड बहुत बढ़ रही है, इससे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बहुत मिल रही है, काफ़ी यंग लोग यूथ जो है इसका काम कर रहा है इस पर, ठीक है। डिजिटल इकोनॉमी में इसका बहुत बढ़िया रोल है, गवर्नमेंट अटेंशन भी इसकी तरफ जा रही है ताकि लोगों को सोशल सिक्योरिटी भी मिले। फिफ्थ है कि अर्बन कंसंट्रेशन भी बढ़ रहा है, ठीक है, बहुत सारी जो गिग अपॉर्चुनिटीज़ है ना वो अर्बन एरियाज़ के अंदर ही है। अब चैलेंजेस क्या होते हैं वो आप रीड कर सकते हो, और हमें इसे कैसे इम्प्रूव करना है वो भी आप रीड कर सकते हो, बहुत ईजी है। अब हम सबसे पहले पढ़ते हैं इसमें महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है। तो ये जो एम्प्लॉयमेंट स्कीम है ना ये 2005 में लॉन्च की गई थी, जो मिनिमम 100 डेज़ की ना गारंटी देता था वेज एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, जिससे जो अडल्ट मेंबर्स होते थे रूरल हाउस होल्ड में, ठीक है, जो अनस्किल्ड मैनुअल वर्क करना चाहते थे उन्हें ये काम दे देते थे। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि वो एक उन्हें गारंटेड एम्प्लॉयमेंट दे पाए, ठीक है, और लाइवलीहुड उनका सिक्योर हो, ड्यूरेबल एसेट्स को क्रिएट कर पाएँ वो लोग, ठीक है, रूरल पॉवर्टी वगैरह और माइग्रेशन को रिड्यूस कर पाएँ, सोशल इंक्लूजन को बढ़ाएं। फीचर्स क्या हैं कि एक तो इसमें ना लीगल गारंटी देता था ये एम्प्लॉयमेंट की, ठीक है, विद इन 15 डेज़ ऑफ डिमांड में, ठीक है। जो वर्क था ना वो लोकल एरिया में प्रोवाइड किया जाता ताकि माइग्रेशन कम हो, वेजेस जो है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट्स में दिए जाते थे, और वुमेन पार्टिसिपेशन को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रखा जाता है, और ये फोकस करते थे किस पे, लेबर इंटेंसिव वर्क पे। इम्पॉर्टेंस क्या है इसकी आप पढ़ सकते हो, बहुत ईजी है, एंड लिमिटेशंस भी, ठीक है। फिर हम चलते हैं सेकंड, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, ठीक है। ये स्किल डेवलपमेंट इनिशिएटिव ना 2015 में आया था, जो क्या करता है इंडस्ट्री रेलेवेंट स्किल ट्रेनिंग यूथ को देता है, इससे क्या होता है एम्प्लॉयबिलिटी भी इन्हांस होती है। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है कि एक स्किल ट्रेनिंग देना उन्हें, ठीक है, एजुकेशन एंड इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट के बीच का जो गैप है उसे कंप्लीट करना, एंटरप्रेन्योरशिप और सेल्फ डेवलपमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ये सब, ठीक है। की फीचर्स क्या हैं आप रीड कर सकते हैं, ईजी है, इम्पोर्टेंस भी और लिमिटेशंस भी, ठीक है। लास्ट हमारे पास आता है नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप 2015। ये पॉलिसी ना इंट्रोड्यूस की गई थी
ताकि एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क मिल पाए हमें स्किल डेवलपमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए भारत में। ठीक है, इसका एम क्या था, एक स्किल्ड वर्कफोर्स क्रिएट करना और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करना जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स क्या थे मेन, कि एक लार्ज पूल बनाए वो स्किल्ड वर्कफोर्स का, क्वालिटी एंड स्टैंडर्ड ऑफ स्किल ट्रेनिंग को इम्प्रूव करें, एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ाएं, ये सब फीचर्स क्या हैं इनके, स्किल डेवलपमेंट को बढ़ाना, ठीक है जी, फोकस करना इंडस्ट्री पार्टिसिपेशन पे, एंटरप्रेन्योरशिप कल्चर प्रमोट करना, टेक्नोलॉजी का यूज़ करना, ये सारी चीज़ें। आप इसके इम्पोर्टेंस भी पढ़ सकते हैं एंड लिमिटेशंस भी, और इसका प्रेजेंट रिलेवेंस क्या है। ठीक है, तो इसके साथ हमारी यूनिट 2 हो गई है डन। अब मैं आपको मिलूँगी यूनिट 3 के साथ।